पड़ेगा और कम स्केल में हमें कम लोगों से हम मिनिमाइज कर पाएंगे, उसको हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है बिल्कुल, चाहे डिजास्टर हो चाहे कोई हैजार्ड हो, काम तो हमें बिल्कुल सेम ही करना है। उसमें कैजुअलिटीज ज्यादा होंगे, इसमें कैजुअलिटीज की रेट जो है रेशियो जो है कम होंगे। इस तरह मिनिमाइज हम करना है। जो भी हम टेक्निक यूज करना है वो सेम ही टेक्निक हमें यूज करना है। हम जब भी डिजास्टर सीन पे जाएंगे सबसे पहले सीन को सेव करना है, सीन को स्टेयर करना है। जब भी हम जाएंगे, सपोज मान लीजिए कि हम कहीं खरदुंगा पे हो, चंगला पे हो, जब गाड़ी पलटी हो रहे हो, हुआ हो और पलटी खाने वाले हो, थोड़ा सा कुछ स्टेबलाइज हो के हो, वो वहाँ थोड़ा सा वेट की वजह से, कुछ केजी वेट की वजह से वो गाड़ी उस जगह पे टिका हो, अब उस जगह पे सबसे पहले अब विक्टिम को निकालना है? नहीं निकालना है। सबसे पहले खींच के विक्टिम को निकालेंगे गाड़ी की इस तरफ से, आप गाड़ी पलटेंगे, आप ही गाड़ी के अंदर चले जाएंगे। इन चीजों को सीन स्क्वेयर, हमारा काम इसमें क्या कहा जाता है? सीन स्क्वेयर करना, सीन को सेव करना। सीन को सेव करके कंपरेरी उसको सपोर्ट देना है। हम उसको कंपरेरी सपोर्ट देना है, उसके बाद हम उनकी कंडीशन देखना है अंदर जाके। अब उसको एक विक्टिम को निकालेंगे आप खींच के तो गाड़ी पलट भी हो सकता है। ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन पे, उसके बाद कॉल करना, हमें उसको चेक करना है उसकी कंडीशन क्या है, कितना विक्टिम है। क्योंकि हम आप लोगों का जो हमारा कॉन्सेप्ट सिविल डिफेंस का काम क्या है वो भी इसी में आ जाएगा। सब कुछ काले का भी हम इसी में पूरा एक लेक्चर में दोनों हम कवर अप करेंगे। अब जब हम पहुंचेंगे, या चाहे सिविल डिफेंस पहुंचेंगे या एसडीआरएफ पहुंचेंगे या एनडीआरएफ, सबसे पहले आप लोग सिविल डिफेंस वाले पहुंचेंगे। क्योंकि हर गाँव में आप लोग बैठेंगे, कहीं से आप ट्रेवल कर रहे होंगे, उस वक्त उधरी आप एक्सीडेंट सीन पे, सिनेरियो पे आप पहुंच जाएंगे। सिनेरियो पे आप पहुंच जाएंगे। अब उस जगह पे सबसे पहले किसको पहुंचना है? कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन में हमें काम करना है। किन को करना है? आप लोगों को करना है। हमारा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम लोग जैसे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, इनके अलावा हम कौन कौन से आप लोग हैं? आप लोग जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, वॉरियर्स और होमगार्ड वॉलंटियर्स, उनको भी हम इसीलिए ट्रेन किया जाता है कि डिजास्टर के साथ जो एक्ट में 1968 जो एक्ट में हम इसलिए हमें ये इसको मर्ज किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी अब 2010 में आप लोगों के साथ मर्ज किया है। अब ऐसे सिचुएशन पे सारा हम लोग मिल के काम करना है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, उनमें हम सब ये सब तालमेल रख के हमें काम करना है। अब जब हम जाएंगे, इसकी कंडीशन हम देखेंगे डिजास्टर सीन पे, तब जाके हम इसको हम ट्रैक करेंगे। फिर उसके बाद कॉल करेंगे। हम सबसे पहले सीन को सेव, उसके बाद चेक, उसके बाद हमें कॉल करना है। कॉल हम किन को करना है? कॉल हम उनको करना है चेक करना है, फिर कॉल करना है। हम उनको कॉल इमरजेंसी जो हमारा नेटवर्क सिस्टम होता है उसको हम अलर्ट करना है। इमरजेंसी नेटवर्क सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क लिंकिंग टुगेदर फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ इमरजेंसी केयर एंड ट्रीटमेंट टू ए सडन इलनेस और इंजरी। उनके लिए एक नेटवर्क बनाया होता है जिसको ईएमएस भी कहा जाता है और इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम भी कहा जाता है, ईआरएस। जो ईआरएस की गाड़ियां 112, आप किसको कॉल करना है? 112 को कॉल करना है, या फायर एंड इमरजेंसी को कॉल करना है, या हॉस्पिटल को आप कॉल करना है। इन जो इमरजेंसी नंबर को आप कॉल करना है। उसके बाद इनको कॉल करके अब इसको चेक किया, कॉल किया, फिर आप छोड़ के नहीं रखना है। जब भी डिजास्टर सिचुएशन पे हम जाएंगे उस वक्त हमें 4 टाइप की विक्टिम मिलता है। एक हो जाएंगे आप इसको टच करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे, एक वर्बली बात करेंगे, एक पेनफुल होंगे और दूसरा अनरेस्पॉन्सिव होंगे, तो गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हुआ होगा। अब बेहोश आदमी को ट्रीट हमें कैसे करना है?
इसकी हम सबसे पहले ABC चेक करना है। क्या चेक करना है? ABC एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन 10 सेकेंड के लिए चेक करना है। 2 आदमी होगा, एक ये चेक करना है, एयरवे ओपन करना है, एक कंप्रेशन देना है। ये सब कुछ फ्रिक्शन में करना है ताकि उसको जल्दी से जल्दी हम कुछ फैसिलिटेट कर पाए। इसलिए हम सबसे पहले एयरवे ओपन करना है, हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड से करना है। मुंडन नीचे गए भाई, अब हम हेड टिल चिन लिफ्ट किया, इसकी ये ट्रैकिया जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो इसको हम सबसे पहले एक सांस ले रहा है कि नहीं हम देखना है। एयरवे में कुछ फंसा है तो उसको निकालना है हेड टिल या चिन लिफ्ट मेथड से। अब उसके बाद या जॉ थ्रस्ट मेथड से हमें इसको हम स्ट्रेट करना है, या इस तरह करना है, या इनको दबा के जो TMJ होता है टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट होता है, उसमें हम हाथ रख के इसकी मुंह को हम खोलना है। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? अब इस तरह आप एक कुछ सांस नहीं ले, उसके बाद हम ब्रीथिंग चेक करना है। ब्रीथिंग 10 सेकेंड चेक करना है ओनली। ठीक है, हेड टिल लिफ्ट करना है, हम इस तरह हम चेक करना है इसको 10 सेकेंड चेक करना है। हम देखना है कि इसकी चेस्ट राइट एनफ हो रहा है कि नहीं, और ये हमें फील करना है यहाँ से। वो कान से सुनना है, कान उसकी नाक पे रहेंगे, ये माउथ पे रहेंगे हमारा। ठीक है, और हम अब इन चीजों को हम देखना है। ठीक है जी, अभी आप समझ रहे हो? अब मुंडन नीचे गए भाई। अब इस तरह किया हमने, ये चेक किया सब कुछ। उसके बाद हम क्या करना है? सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन सीटर और लेग में से अब इस तरह भी किया जाता है। 2 पल्स के द्वारा करना है। किन पल्स से करना है? एक कैरोटिड से, एक रेडियल पल्स को चेक करना है। इन दोनों जब सांस नहीं ले रहा होगा, कोई साइन नहीं होगा, एक टेक्निक के जरिए इसकी हार्ट और लंग्स को हम रिवाइव किया जा सकता है। उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। दिल और कार्डिक को हम, जो पल्मोनरी को, लंग्स को हम चालू करना दोबारा, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वो किस पे डिपेंड है? हम 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। 30 हम चेस्ट को कंप्रेस करना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। सबसे पहले सर्वाइकल कलर लगाना है इसको हम। ठीक है जी, कलर हम लगाना बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा तो एक ट्रायंगुलर बैंडेज लाना है, उसमें हम कार्डबोर्ड को लगाना है, काट के फिर इसको टेम्परेरी हम एक्सीडेंट आदमी को टेम्परेरी नेक को बिल्कुल इमोबिलाइजेशन हमें सबसे पहले करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसकी कंप्रेशन डेप्थ अलग अलग है। एडल्ट अलग है, चाइल्ड अलग है, और इन्फेंट अलग डेप्थ से है। ठीक है, ये हम सबसे कंप्रेशन डेप्थ अलग अलग होता है। किन की अलग होता है? कंप्रेशन डेप्थ अलग अलग है, क्योंकि आप इन्फेंट को भी यही डेप्थ देंगे तब इसकी क्या हो जाएंगे? रिज टूट जाएंगे। अब स्टेनम पे देना है, आप लुकेट अच्छी जगह पे करना है। स्टेनम को किस तरह उस जगह को लुकेट करना है CPR देने के लिए? उस जगह को आप निपल टू निपल लाइन भी लगा सकते हैं। निपल टू निपल लाइन लगाए, बीच में से स्टेनम के बीच में से एक लाइन लगा, जहां ये दोनों लाइन जो है मिल जाए उस जगह पे आप कंप्रेशन करना है। 30 टाइम्स कंप्रेशन करना है। AHA हमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में, अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है उसकी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा जो है ये टेक्निक यूज करके बचने की जो रेट है, पहले हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते थे, अब
कंप्रेशन सबसे पहले देना है हमें, क्योंकि हमारा जो हार्ट मास्कुलर एक ऑर्गन होता है, हालो मास्कुलर ऑर्गन होता है, उसकी चैम्बर्स होता है, उसकी 4 चैम्बर्स होता है। 2 चैम्बर्स अलग अलग काम करता है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, जो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीऑक्सीजनरेशन के लिए भेजता है लंग में, और एक जो है बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है होल ऑफ द बॉडी में। थ्रू किसके थ्रू करता है? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन के थ्रू। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे कि आपको विजिबल हो रहा होगा, ये पूरा वेन होता है। और हरखंड स्टार, जैसे कि हरखंड स्टारों का मिनल है, वो जो है क्या होता है? आर्टरीज होता है। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज किसको कहा जाता है? आर्टरीज छोटे छोटे, जैसे कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होता है, आंख के होता है, माउथ के होता है, नाखूनों में, ठीक है ना, जैसे कि हमारा नाउस के अंदर छोटे छोटे कैपिलरीज होता है, उनको ये उनके थ्रू जो है ब्लड सप्लाई हमारा किसको मिलता है? होल ऑफ द ऑर्गन को मिलता है। अब उसकी जो वेस्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नीचे जो है रीऑक्सीजनरेशन हो के यही सिलसिला हमारा बॉडी के अंदर चलते रहता है। इसी तरह हम कंप्रेशन देंगे हार्ट में, हमारा उस गोल्डन टाइम में हम दे सकते हैं। अब जो पहले आपको बताइए, दोनों जो रेडियल पल्स हो, कार्डिक पल्स जब नहीं चल रहा होगा, तब ये विक्टिम क्या हो गया? क्लिनिकली डेथ हो गया। अब इन बिटवीन 4 to 6 मिनट किसी को भी हम क्लिनिकली डेथ तो बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ एक जो डॉक्टर ही डिक्लेयर कर सकता है, एक डॉक्टर ही सर्टिफिकेट दे सकता है कि ये बायोलॉजिकल डेथ हुआ है, क्योंकि ब्रेन सेल्स जब डेथ हो जाएंगे तब डिक्लेयर किया जाता है कि बायोलॉजिकल ये डेथ हुआ है। इन बिटवीन 4 to 6 मिनट हम उस टेक्निक के जरिए, जिसको CPR कहा जाता है, उसके जरिए हम इसको लंग्स को जो है और हार्ट को रिवाइव कर सकता है हार्ट को। और इसमें जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सबसे पहले हम कंप्रेशन करेंगे, करके 30 कंप्रेशन देंगे, 100 and 120 पर मिनट के रेशियो से हम इसको कंप्रेशन देंगे। हम जब कंप्रेशन दिया तब इसकी ब्लड फॉर्मेशन हुआ होगा, जहाँ पे आर्टरीज में ब्लड फॉर्मेशन हुआ होगा, वो भी हम दबाएंगे तो वो निकल जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाएंगे। तब इसकी हार्ट, और फिर बाद में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाता है हार्ट में, फिर हार्ट और रिवाइव हो जाता है। जब रिवाइव ये हो गया तब इसको आप रिकवरी पोजीशन में लाएंगे। रिकवरी पोजीशन में लाना होता है, क्योंकि स्टुक्चामेनल है, वॉमिट हो जाता है उसको, उस वक्त आप इसको किस में लाएंगे? रिकवरी पोजीशन में लाएंगे। ट्रीट फॉर शॉक करेंगे इसको, आप इसको थोड़ा गर्म करेंगे। जब इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा होगा, उस विक्टिम को ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। उसकी साइन एंड सिम्टम्स आपको मैंने पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में पूरा क्या क्या होता है थ्योरेटिकली पूरा बताया था आपको, प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया था कि उनकी साइन एंड सिम्टम्स होता है। उन साइन एंड सिम्टम्स को हम यूज करके उसको जो है विक्टिम को हम ट्रीट फॉर शॉक देना है। जो इंटरनल ब्लीडिंग होगा उसको ज्यादा वार्म नहीं करना है, हमें ज्यादा ब्लैंकेट लगा के, ज्यादा चौकीदार पहना के या गर्म बोतल रख के, इस तरह ज्यादा गर्म उसको नहीं करना है। उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है याद है आपको, कि मैंने सिखाया था आपको? साइन एंड सिम्टम्स ये होता है, कॉफिंग विद रेड ब्लड आता है, वॉमिटिंग विद डार्क रेडिश ब्लड, जब वॉमिट हो जाता है उस वक्त, या रिजिड एब्डोमिनल हो जाता है, या डिकोलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, या अंदर स्वेलिंग्स हो जाता है। तब आप ये इन सिम्टम्स को आप देखेंगे, तब आप सोचेंगे कि ये विक्टिम जो है इसकी इंटरनल ब्लीडिंग है। इंटरनल ब्लीडिंग वी कांट स्टॉप द इंटरनल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग को हम सीखे गए तरीके से इसको स्टॉप किया जा सकता है। सबसे पहले उसको हम क्या करना है? डायरेक्ट प्रेशर देना है। उसके बाद क्या करना है? एलिवेशन करना है। उसके बाद यूज प्रेशर पॉइंट यूज करना है। जब एक्सट्रीमिटीज कटा हुआ होगा, हाथ पांव कटा हुआ होगा, उसको टॉर्निकेट किया जाता है। ये सब कुछ आपको फर्स्ट एड की क्लास में हमने सिखाया था। If you have any confusion, वहाँ पर सर रात में बहुत सारी गाड़ियाँ आते हैं सेमो मॉनेस्ट्री के ऊपर, तो वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत आती है रात में जो ड्रिंक्स करते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर एक तो बात है कि वो वहाँ पर कैमरास भी नहीं है,
तो लोग आते ड्रिंक करते जो भी करते और उसके बाद चले जाते हैं। क्योंकि सर मैंने इसलिए कैमरा इसलिए किया कि क्योंकि लास्ट ईयर मेरा भाई दिल्ली में था, उसने फ़ोन किया था मुझे कि स्टेमो के नीचे एक गाड़ी तो वो पलट गया है नीचे की तरफ। सर कल मतलब से मेरी मतलब गड़ी उसमें 2 बच्चे थे, दोनों ने ड्रिंक किया था, पता नहीं ड्रिंक किया होगा। तो मैं और मेरे फादर गए थे उधर रेस्क्यू करने। तो दोनों गाड़ी टोटल डैमेज था, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से एक निकल गया ऊपर की तरफ, एक गाड़ी में फंस गया, लेकिन उनको एट द स्पॉट उसको उनका इंजर्ड या उनका कैजुअलिटी उतना नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे रोड एरिया हैं वहाँ पे कैमराज बहुत जरूरी है, मेनली हमारे स्टेमो के एरिया पे, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत देखा कि हमारा घर ही नीचे है। तो रात में बहुत सारे गाड़ियाँ आते हैं वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, आई डोंट नो क्या करते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत आती हैं सर। तो एक ऐसे में एक सजेशन है, अगर आप मुझे इम्प्लीमेंट हो सकते। अब आपका बड़ा वैलिड सा पॉइंट है। इसमें जो है वैसे तो ये मैटर पर्टेन करता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, विल टेक अप द मैटर एज फार एज द इशू ऑफ कैमराज इज कंसर्न। कैमराज का प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है, उसमें जो है कुछ ANPR कैमरा लगेंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। अब हर स्टेट में तो कैमरा लगाना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जैसे एक गाड़ी संगम से निकली है और वो अगर मेरठ नहीं पहुंची है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वहाँ पे वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाए, दैट कैन बी टेकन अप। बट एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ पीपल gathering in vicinity of Simo monastery, that will be taken up and will increase the patrolling in that area. Don't worry, it will be done. जहाँ तक एवलांच का सवाल है वही उसमें मैं फिर से बताऊंगा, I'll repeat the same thing. कुछ टाइम तक तो इंसान जिंदा रहेगा, ठीक है। अब उसमें SOPs होती हैं कि अगर आप बर्फ के नीचे दब गए हैं तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, यू हैव टू मेक एन एयर पॉकेट। मतलब अगर काम धड़कता है नहीं, अगर धड़कता है तो कितना सेकंड धड़कता है वो माइंड और यार इट अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मरने के बाद धड़कता है, अगर धड़क रहा है तो मरा नहीं है अगर नहीं धड़क रहा है तो मर गया, टोटली मर गया। हाँ बिल्कुल है, देयर शुड बी नो डाउट। उसके बाद 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अब 1941 में इसको हमारे इंडिया ने इसका कॉन्सेप्ट, एक जर्नल ने हमारा इसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करके पहले ARP था, एयर रेड प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी नाम चेंज करके सिविल डिफेंस रखा। सिविल डिफेंस और हमारा अब जो डिजास्टर में मर्ज किया गया, उसके बाद आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर इंडो पाक, हमारा जो सबसे पहले इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में। उसके बाद 1965 में इंडो पाक हुआ। उसके बाद जब जो सिविल डिफेंस एक्ट बनाया गया, ये कब बनाया गया 1968 में एक्ट 24 के तहत इसको हमारा पार्लियामेंट में भी इसको पूरा उस एक्ट में पार्लियामेंट में पास हुआ कि ये सिविल डिफेंस हमारा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि प्राइवेट और सिमी, जैसे कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग देना है आपको और आपको तैयार गवर्नमेंट करना है सब कुछ। अब आप किस कॉन्सेप्ट के तहत उसको टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल पे आप काम करना है। आप अपने लोगों को बचाना है, अपना एक सोसाइटी बना के अपने लोगों को आप बचाना है। उसके बाद 2009-10 में इसको 71 में और आप लोगों ने अच्छा कार्य किया 1971 में जो इंडो पाक हुआ। उसके बाद 2010 में आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट भी मार्च किया गया इंडियन पार्लियामेंट में। आप लोगों के साथ किसमें भी काम करना है। अब आप लोग खाली जंग में काम नहीं करना है, अब आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप लोग हमारे साथ मिलके काम करना है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 एक्ट, उसमें SDRF, NDRF, NDMA, SGMA
ये इन सब का गठन किया गया, क्योंकि जब भी कहीं डिजास्टर हो उसमें क्विक रेस्पॉन्स हो सके, क्विकली हम रेस्पॉन्स किया जाए। अब जब ये एक्ट बनाया गया 2012 जो फाइनेंशियल ईयर में, इसको बहुत सारे फंडिंग भी रखा गया। फंडिंग के कुछ जो है पर्सन होता है ट्रेनिंग पे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, कुछ जो है अब इक्विपमेंट पे, जो इक्विपमेंट लाना है, हमें इक्विपमेंट इक्विप्ड करना है, उन पर खाली ट्रेनिंग से तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब उस डिपार्टमेंट को क्या किसकी जरूरत है, ट्रेनिंग की भी जरूरत है, और इसलिए अब इक्विपमेंट और ट्रेनिंग होगा, अब मैन पावर की भी जरूरत होता है। इसलिए अब एनडीआरएफ बनाया गया, फिर एसडीआरएफ बनाया गया सारे स्टेट में। अब उसके बाद आप लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी डिजास्टर में काम करना है। अब उसके बाद कौन कौन से होमगार्ड वॉलंटियर्स है, ये सारा मिल के हमें डिजास्टर में हमें मिटिगेट करना है। हम वी कांट स्टॉप द डिजास्टर बट वी मिनिमाइज इट, उसके रिस्क को हम रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज उसको किया जा सकता है। किन किन चीजों को करना है, सबसे पहले हम लाइफ को मिनिमाइज करना है, उसकी डैमेज को। उसके बाद लाइव विक्टिम होगा तो सबसे पहले उसको हम प्रेफरेंस देना है। उसके बाद हम डेड विक्टिम को रखा, उसकी प्रॉपर्टी बचाना है हमें। विक्टिम सबसे लास्ट में क्या उठाया जाता है, हमें उस वक्त जो मरे हुए लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, हम उसको ट्राइट्स बांधा जाता है। वो भी आपको मैंने बताया था ट्रेनिंग में किस तरह ट्राइट होता है। सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देने के लिए रेड रिबन बांधना है, जो डेड विक्टिम होगा उसको ब्लेम साइन करना है, हम करके उसको लास्ट में उठाना है। उसके बाद प्रॉपर्टी को हमें बचाना है, उसके बाद एनवायरमेंट को बचाना है। एनवायरमेंट हमें कैसे बचाना है, मरे हुए लोगों को, मरे हुए जानवर बहुत सारे होंगे, प्लांट्स सड़े हुए होंगे, उन सारे को हमें डिस्पोजल हमारा सर्विस होगा। आपकी सिविल डिफेंस में 12 सर्विसेज हम मैंने बताया था, उसमें एक सर्विस होता है, क्या होता है, डिस्पोजल सर्विस। डिस्पोजल सर्विस डिस्पोज करना है उन सारी चीजों को, हमें सारा मिल के काम करना है। सिविल डिफेंस, होम गार्ड हो, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आपको हम ट्रेन इसीलिए किया जाता है कि जब भी कोई क्राइसिस हो जाए उस पर आप काम करने के लिए। जब जंग भी हो जाएंगे तब लोग हमारे बहुत सारे फोर्स बॉर्डर पे काम करेंगे, वहां डिप्लॉयड होंगे, तब अंदर की जो सिस्टम को कौन संभालना है, आप लोगों को संभालना है। लोगों की बने हुए जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको संभालना है, होम गार्ड्स को संभालना है, आप लोगों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को संभालना है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे होता है, एनजीओस होता है, उनको काम करके आप अंदर की सिस्टम को आप लोग संभालना है। ऐसे सिस्टमेटिक अप्रोच किया गया है, क्योंकि आने वाले डेकेड्स में हमारा इंडिया भी दूसरे कंट्री की तरह डेवलप हो जाए। अब इसी तरह जो ऑपरेशन सिंदूर में अब एसडीआरएफ एनडीआरएफ होने की वजह से आप लोगों की महत्व है वो थोड़ा कम हुआ था, हालांकि सिविल डिफेंस को थोड़ा कम ट्रेनिंग किया गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें आप लोगों की और गवर्नमेंट को जरूरत पड़ा कि सिविल डिफेंस जो है जो इफेक्टिव काम कर सकता है। जब भी कोई जंग होगा उधर भी सिविल डिफेंस लोगों को संभाल सकता है, डायरेक्टली अप्रोच लोगों से हो सकता है। वो किसके थ्रू हो सकता है, आप लोगों के थ्रू हो सकता है। इसलिए एक चेन बनाया गया। एनडीआरएफ आके आप लोगों को डायरेक्टली आपके घरों में आके आप लोगों को समझा नहीं सकता है कि आपके जब एयर रेड होगा तो आपकी लाइटिंग ऑफ करना है, और आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि किस तरह सायरन बजाया जाता है, एयर रेड सायरन कौन सा होता है, इसको बजाने के बाद आप कहाँ पे छुप जाना है, बैंकरन कैसे बनाना है, ये सब कुछ हम चेन हम एक बनाएंगे एनडीआरएफ टू सिविल डिफेंस, तभी तो हो पाएंगे। ऊपर से नीचे कमांड पहुंचाने के लिए और नीचे से ऊपर कमांड पहुंचाने के लिए आपके एक सिस्टमेटिक हमने पूरा अप्रोच किया कि जो आपके डिविजनल जो चीफ वार्डन होता है, चीफ वार्डन डिप्टी चीफ वार्डन होता है, इसी तरह क्या होता है दूसरे साइड पे डिविजनल वार्डन होता है, डिप्टी डिविजनल वार्डन होता है, फिर पोस्ट वार्डन होता है, डिप्टी पोस्ट वार्डन होता है। उनको जब चीफ वार्डन नहीं होगा कमांड को संभालने के लिए डिप्टी चीफ वार्डन भी रखा जाता है। इस तरह डिप्टी आपका जो चीफ वार्डन होगा डायरेक्टली गवर्नर साहब के साथ अप्रोच कर सकता है। जब कहीं भी ऐसा क्राइसिस हो जाएंगे आप जाके गवर्नर साहब के पास जाएंगे, उधर बोलेंगे उसको कि चीफ वार्डन आया है, तो उसको आप डायरेक्टली आपको अंदर भेजेंगे, आम लोगों को अंदर जाने नहीं देंगे। इसी तरह एक चेन सिस्टमेटिक एक अप्रोच बनाया गया कि डायरेक्टली जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल इफेक्टिव जो है
तो उस वक्त डिजास्टर के दौरान या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इंडो पाक हो जाए, इंडो चाइना हो जाए, या आजकल नया जो वारफेयर है उसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज होता है, क्योंकि 1 kg जो है हमारा 1 kg यूरेनियम होता है वो 15 टन TNT के बराबर एक्सप्लोसिव करता है, ठीक है ना। TNT पहले जमाने में सबसे पहले जो बड़ा एक्सप्लोसिव जिसे बहुत सारी डैमेज कर सकता है, कैपेबल है, वो एक्सप्लोसिव किसको माना जाता था? TNT, ट्राई नाइट्रोक्लिन कहा जाता है वो। अब आजकल क्या है, न्यूक्लियर वेपन आप लोगों ने देखा होगा, जो इन वारों में आपने देखा होगा, उसमें वार करने के तरीके अलग हो गया है, क्योंकि हमारे सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें भी जहाँ पे लाइट जलाया जाता था बहुत सारे कैजुअलिटीज हुआ जम्मू में। इस वजह से हुआ कि जो वो क्या कर रहे थे, जब ऊपर से ड्रोन आ रहे थे वो जाके छतों में जाके उसकी फोटो ले रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। जब वो लेने लगा तो ड्रोन उधर से डायरेक्ट आके उस आदमी को हिट किया। सेंसरी पूरा इन्फॉर्म करता है उसको, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन सेंसरी जो है पूरा उस पर चलता है, सेंसर जो बॉडी के हीट उन्हीं उनको जो है डिटेक्ट करता है, ऐसे डिटेक्शन उसमें लगाया हुआ होता है। इसलिए अब जो ऐसे न्यूक्लियर जब वेपन कहीं भी कोई कंट्री जब यूज करेंगे उसमें मिलियंस के हिसाब से लोग मर जाता है, बहुत सारे लोग कैजुअलिटीज होता है। और जहाँ पे उसकी रूल अलग अलग होता है, न्यूक्लियर जो CBRN कहा जाता है, केमिकल बायोलॉजिकल। आपका सवाल था कि NDRF और SDRF कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर। NDRF SDRF 2 पार्ट्स हैं इसके, इसके अलावा भी काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर। जैसे लेट्स से यहाँ पे एक डिजास्टर आता है, फ्लैश फ्लड आया था 2010 में, उस ग्रेविटी का जब भी डिजास्टर होगा तो उसके लिए एक सेट मैकेनिज्म है। उसमें जो है आपका जो है एक होता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। किसी को इस बारे में आज तक पता है, किसी ने सुना है इसके बारे में? ओके, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में क्या होता है, बड़ी लेवल का जब भी डिजास्टर आएगा तो जितनी भी टॉप ऑफिसर्स हैं जो भी अवेलेबल होंगे, सबसे पहले वो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, चाहे वो PWD है, R&B है, हेल्थ है, आर्मी है, पुलिस है, ITBP, जितने भी डिपार्टमेंट आप सोच सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या सीनियर ऑफिसर्स उस इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में पहुंचते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं नेचुरल डिजास्टर या कोई भी डिजास्टर हो, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन आवर का, कि अगर कोई डिजास्टर हुआ है तो पहले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है लोगों को जिंदा बचाने की। तो उससे डील करने के लिए सबसे पहले रश करती है, जो मतलब क्रोनोलॉजी है, जो सबसे पहले वहाँ पे लोग होंगे सबसे पहले वो रश करेंगे। जो लोकल SDRF होगी वो करेगी रश, जो लोकल पुलिस है वो रश करेगी, जो भी स्टेक होल्डर सबसे नज़दीक होगा वो पहुँचेगा। अब डिजास्टर से डील करने के लिए एक होता है कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। उस कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में जैसा इन्होंने बताया, NDMA भी होती है, DDMA भी होती है। NDMA का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA होगी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बीच में एक और पायदान है जिसको कहते हैं UTDMA, यूनियन टेरिटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जो NDRF का आपका सवाल था कि NDRF किस तरह से काम करती है, तो सबसे पहले जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम नेचर ऑफ जो ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर है हम असेस करके NDRF की सर्विसेज को भी रिक्विजिशन करते हैं। ये सारा जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे लेह जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे DDMA जो है उसको हेड करते हैं हमारे ADC साहब, अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ DC लेह।
तो जो सिचुएशन होती है, जैसे अब किसको कहाँ भेजना है, अगर रैंडमली काम करेंगे तो कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी जितनी भी डिसीजंस हैं ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से लिए जाते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो द लेवल ऑफ जो है हमारा डैमेज जो डिजास्टर ने किया है। अब जैसे लेट्स से हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यहाँ पे फ्लैश फ्लड आएगा, अगर चोगलमसर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो कायदे से सबसे पहले लोगों को चोगलमसर भेजना बनता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये एक ग्राउंड रिस्पॉन्डर डिसाइड नहीं कर सकता अपनी तरफ से, ये जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है ये वहीं से डिसाइड होता है। कई जगह लेट्स से बिल्डिंग गिर गई है, तो अगर मैंने वहाँ पे भेज दिया राफ्ट लेके अपने बंदों को, तो वो इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि किस जगह पे किस तरह का डैमेज है, उससे निपटने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट और मैन पावर लगेगी, ये सब तभी डिसाइड होता है जब एक जगह पे सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हों। उसके बाद जो है कहीं अगर ज़्यादा डिजास्टर हुआ है तो वहाँ पे हमें फील्ड हॉस्पिटल भी बनाने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें भी जो हैं EOC से ही डिसाइड होती हैं। ये आ गया एक बड़े लेवल के जो डिजास्टर है उस सिचुएशन में। अगर छोटा मोटा डिजास्टर है, जैसे कहीं लेट्स से कोई डूब गया या कहीं कोई गाड़ी रोड से नीचे चली गई काफ़ी बड़ी खाई में, या कोई टूरिस्ट घूम गए, तो उस सिचुएशन में जनरली सबसे पहले जो लोकल पुलिस और SDRF है यहाँ की वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर हमें ज़रूरी महसूस होता है तो फिर NDRF की सर्विसेज को भी रिक्वेजिशन किया जाता है। तो आपके जो सवाल था आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अगर और किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सारी क्लियर, कोई पूछ सकता है सर से कुछ सवाल पूछना है। सर एक क्वेश्चन। सर थैंक यू वेरी मच। तो मैंने एक चीज़ देखा सर, लास्ट ईयर वहाँ पे जमस्का पदुम में ना, वहाँ पे पानी में कूद के पानी में गिर गया था सेल्फी लेके ना, तो उनके बाप उसका बच्चा भी गया पानी के अंदर गया, तब तक वो लोग रोप ढूंढने के लिए गए, रोप नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कम्युनिटी लेवल पे आप जो भी बेसिक इक्विपमेंट देंगे तो उनका मतलब लाइफ बच सकता था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया तो उनका डेथ हो गया सर। एक वो तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर जोजिला पे भी बहुत एक्सीडेंट होता है सर, तो गाड़ियाँ गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि बेसिक इक्विपमेंट जैसे कम्युनिटी हॉल होगा, कुछ होगा, वहाँ पे रख के उसका वो रेस्क्यू हो सकता है। एक दूसरा मैं चाहता हूँ सर कि जो सैटेलाइट फोन है, सैटेलाइट फोन मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वहाँ पे सैटेलाइट फोन होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ जैसे कि अभी ये बच्चे हैं, जैसे आप हर जगह आपका ये वॉलंटियर्स होगा सर, क्योंकि बेसिक वही वॉलंटियर्स ही काम करेंगे उस पर क्विक रिस्पॉन्स के लिए, अदरवाइज टाइम लगेगा सर। तो जितना टाइम लगेगा तब तक तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है, जितना लेट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सर लद्दाख के लिए, ताकि ये जो है ना जो भी जहाँ पे भी कैजुअलिटीज हो वहाँ पे विदिन सेकंड बंदा पहुँच के उसका रेस्क्यू हो जाए। तो इसका ही कुछ इनिशिएटिव करना पड़ेगा सर लद्दाख के लिए, और कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ताकि जैसे अगर यहाँ पे सर कुछ एवलांच आएगा तो सर कम्युनिकेशन कट हो जाता है, बेसिक कम्युनिकेशन कट, उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही है जो जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सर। ये चीज़ मैं चाहता हूँ सर, इसके लिए थोड़ा कुछ इनिशिएटिव लेके ये कर रहे हैं सर। और मैं चाहता हूँ सर जहाँ जहाँ एक्सीडेंट एरिया है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, जैसे खरदौला में मैंने देखा सर जहाँ जहाँ नैरो एरिया है वहाँ पे गाड़ियाँ गिर जाता है, तो उसमें जहाँ जहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है सर उसको BRO के साथ आप टाइप करके उस एरिया को रोड को वाइडिंग करें, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट एरिया है सर उसको वाइडिंग करें। और मैं चाहता हूँ सर कि रोड के ज़्यादातर मैंने देखा सर जितने भी एक्सीडेंट लेह में होता है, लद्दाख में होता है कि गाड़ी जो है वो नदी में गिर जाता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि साइड में ब्रैकेट भी डाला होता है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर लोहे के ब्रैकेट डालें तो वो आप BRO के साथ टाइप करके, और इसका एक लिस्ट बनाए सर,
जो आप जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हो गया उसका पुलिस के साथ टाइप करके उनसे लिस्ट ले कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो गाड़ियाँ गिरने का बहुत कम चांस है सर, तो वो कम गिरेंगे। और मैं चाहता हूँ सर कि जैसे खरदोंगा में क्या होता है सर, बर्फ गिरता है तो गाड़ी स्लिप करके गाड़ी गिर जाता है सर। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि खरदोंगा के गेट ऑफ के बेसिक पॉइंट है सर, यहाँ पे बेसिक पॉइंट, वहाँ पे आप लोग गाड़ी की चेन रखें सर, चेन 5-10 रखना है गाड़ी के, मतलब रखना है तो वहाँ पे रिसीव करना है बैक हैंड से, यहाँ पे लगवाना है वहाँ रिसीव करना। अदरवाइज क्या होता है सर, कोई गाड़ी होता है बिल्कुल पुलिस को मजबूरी करता है सर, मुझे जाना है मेरी प्रॉब्लम, मेरे पास चेन नहीं है, तो जबरदस्ती जाता है तो वो अगर गाड़ी गिर जाता है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस साइड अगर आप 10-15 चेन रखें, उस चेन को उस साइड रिसीव करना है सर, पुलिस को रिसीव करना है। और मैं चाहता हूँ सर कि वॉकी टॉकी बहुत जरूरी है सर, महंगा लेने की जरूरत नहीं है सर। अभी आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पे ये सर होटल्स है वहाँ पे वॉकी टॉकी यूज करते हैं सर, वो 3-4 हज़ार में यूज होता है सर, वो 5 किलोमीटर उसका रेंज होता है सर। वो वॉकी टॉकी जो है वो सस्ता भी 3-4 हज़ार में मिलता है सर। वो हर जगह मैं चाहता हूँ कि अगर वो आप मतलब वहाँ के लोगों को जो वहाँ पे पुलिस होगा उनको देखे, या आप अपना भी वॉकी टॉकी होता है सर आप लोगों का, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन आप बेसिक ये करें सर लद्दाख के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है सर मुझे। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये जो आपका पहला रिक्वेस्ट है कि कम्युनिटी लेवल पे जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने काफ़ी जगह जो है कम्युनिटी लेवल पे इक्विपमेंट दे रखे हैं। जहाँ तक रही बात कम्युनिकेशन की, आप कह रहे हैं सैटेलाइट फ़ोन जो हैं गांव-गांव में देने चाहिए, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी दिए गए थे ऐसी जगहों पे जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे हमारा जंगस्तार पे जो रास्ता है, एनपीडी रोड जो नया बना है, इसमें काफ़ी एरियाज है जो विदाउट कम्युनिकेशन है, तो वो ऑलरेडी दे रखे थे। बट उसमें हुआ ये कि समहाउ वो आइडिया ना उतना वो सक्सेसफुल रहा नहीं। हमने ऑलरेडी दे रखे थे, बट हाँ आपकी बात एकदम सही है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एरिया काफ़ी बड़ा है और गैप बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको पहले बताया जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट होता है, लेट्स से अगर कोई गाड़ी रोड से नीचे गई है, अगर उसको हम 1 घंटे में ना निकाल पाएँ तो कैजुअलिटी के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम गैप एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इक्विपमेंट नहीं पहुँचे हैं अभी तक, तो हम वहाँ पे इक्विपमेंट पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आप देख लेना साहब, इसमें एक एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। जहाँ तक बात रही रेडियो सेट्स की अपनी लिमिटेशंस हैं लद्दाख में ड्यू टू यहाँ की जो टोपोग्राफी है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में रेडियो उतना कामयाब नहीं है। इसमें सैटेलाइट फ़ोन्स ही जो हैं वो भी कामयाब हैं। रेडियो कम्युनिकेशन के अपने काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट हाँ हमारा आज की डेट में जो हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे चाहे वो हमारा पुलिस थाना हो या पुलिस चौकी हो, हमारी आपस में कम्युनिकेशन 24 घंटे जो है काफ़ी सारे जराए से जो है कंटिन्यू बनी रहती है, उसमें कम्युनिकेशन में कोई नहीं है। बट हाँ ऑन ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है ड्यू टू टोपोग्राफी, उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और एक पॉइंट आपने कहा कि चेंज जो है इसी रूट्स पे चेंज जो है, मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा काफ़ी लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़ दो। अब किसी को रोकने का तो कोई बिना वजह कोई कारण नहीं होता है। इसमें लोगों को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर कोई रोक रहा है तो कम से कम उसके साथ बहस न करें, और अगर कोई रोक रहा है तो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए रोक रहा है, उसको सुने और उनकी बातों के ऊपर जो है अमल करें। और एज फार एज द आइडिया ऑफ चेंज इज कंसर्न, मतलब इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि थोड़ा सा नॉन फिजिबल रहेगा, बिकॉज हर एक गाड़ी की अपनी तरह की चेंज है, हर एक गाड़ी की अपनी मेजरमेंट अटैच है। आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वर्क्स, बट yes that will be taken into consideration। and एक जो काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, जैसे कुछ स्ट्रेचेज हैं जो एक्सीडेंट प्रोन हैं, जहाँ पे क्रैश बैरियर्स नहीं हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
That's a very good idea. We will do that, and that matter will be taken up with the concerned road construction organization, be it BRO, be it CREF, or whosoever it is. We'll see to it. That's a very good idea, and इससे मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अगर इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे एक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, बातों से बातें निकलती हैं तो और भी कोई आइडिया आ सकता है। अगर किसी के ज़हन में कोई भी बात आ रही है तो खुल के बोल सकते हैं। आई विल वेलकम ऑल द सजेशंस एंड क्वेश्चंस। अब मान लीजिए कोई इंसान जब मर जाता है तो, और अगर कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद मैं ऐसा सोचा था साल के बार मरने के बाद कुछ चंद सेकंड के बाद इंसान का दिमाग और जो धड़कन काम करता है कि नहीं करता, ये पूछना था सर। मान लीजिए सर, अगर कोई जवान हमारा जो आर्मी जवान मान लीजिए स्टेशन हो